गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इसके 16वें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। यानी हमको ज्ञात करना है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यानी हमको F निकालना है। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे ME। तो पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg। सूर्य के द्रव्यमान को मान रहे हैं MS और ये आपको दे दिया 2 × 10⁻30 kg। यहाँ भाषा में लिख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान हम यहाँ संकेत रूप में लिख दिए हैं ME और MS। दोनों के बीच की औसत दूरी, औसत जो दूरी होता है हम लोग D मानते हैं। D दे दिया आपको 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये दे दिया आपको। तो हमको बताना है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अनुसार F बराबर G, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तो G ME MS अपॉन D²। मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में कि F बराबर G ME MS अपॉन D²। तो यहाँ जो G आया है वह गुरुत्वीय स्थिरांक है और गुरुत्वीय स्थिरांक G का जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। हम कहे थे आप इसको याद भी कर लीजिएगा इस स्थिरांक पद को। अब हमको देखिए G ME MS अपॉन D², हमको पूरे पद के बारे में जानकारी हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए। तो G की वैल्यू क्या है देखिए, तो 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा इंटू ME। देखिए ME आपको दे दिया 6 × 10⁻24। MS देखिए दे दिया 2 × 10⁻30 और बटे D²। इनके बीच की दूरी क्या है तो 1.5 × 10⁻11 का हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इस 6.67 और 6 का और 2 का 6.67 × 6 × 2 का आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 80.04 गुणे ये इनका आपस में गुणा करके ये आ गया। अब देखिए ये 30 और 24 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54 और 54 में से 11 को लेस कर देंगे तो ये 10 की घात हो जाएगी 43। और इनका जब स्क्वायर करेंगे आप तो 2.25 × 10⁻11 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 22। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 35.57 गुणे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻21। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये आप इसको लिख सकते हो, ये पॉइंट इधर कर दीजिए तो 3 पॉइंट, अब ये 5 है तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻। अब यहाँ पॉइंट को आप इधर किए हो तो इसमें एक बढ़ जाएगा 10 के क्या 22 न्यूटन। यानी ये रहा आपका कि पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों,
इसका 17वां न्यूमेरिकल। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। यानी आपको बताना है कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, यानी समय पूछा है और कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, माना यहाँ हमने एक सांकेतिक रूप में मीनार को दर्शाया। मीनार का बिंदु ए, मीनार का बिंदु बी और ये आपका हो गया सी। इस मीनार की जो ऊंचाई दिया है वह दे दिया है 100 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए से बी तक की जो दूरी हमने माना S1 और सी से बी तक की दूरी को क्या माना हमने S2। तो अब हमको S1 और S2 निकालना है। मीनार की चोटी ए से बिंदु बी तक की दूरी S1 बराबर हो जाएगी UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जब ये ऊर्ध्वाधर से गिराया जाता है, मतलब जब ये मीनार की चोटी से पत्थर को गिराया जाता है, उस कंडीशन पे जो यू कितना होता है, 0 होता है। और जी को आप इसमें दिया नहीं तो आप जी को मान सकते हैं अपने सुविधा अनुसार 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चिन्ह क्या रहेगा यहाँ पे प्लस। अब मान लो दीजिए यहाँ पे यू की वैल्यू को शून्य भरेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी मतलब क्या हो गया 10 टी स्क्वायर या 5 टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई तो S1 की। ये हमने S1 को निकाल लिया। अब देखिए पत्थर को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मान लीजिए C से B तक की जो दूरी हमने क्या माना है S2 माना है। और माना है ये मान के हम बिंदु B को माने हैं कि वह पत्थर पहले ऊपर से कहाँ आता है बिंदु B पर, और उसी समय जब हम दूसरे पत्थर को फेंकते हैं तो C से कहाँ जाता है B पर। तो इसकी दूरी S1 और इसकी दूरी क्या है S2 और हम S2 निकालेंगे इसी फार्मूले से, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए इसमें U की वैल्यू कितना दे दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड और जो G की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम मान भरेंगे तो U कितना दे दिया देखिए 25 और ये हो जाएगा T प्लस हाफ G वैल्यू कितने देगी तो -10 हो जाएगा T स्क्वायर या 25T माइनस 5T स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई तो S2 की। अब देखिए S1 S2 और S1 S2 कुल जो ऊंचाई दिया कितना दिया 100, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे S1 प्लस S2 बराबर कितना 100। तो अब S1 की वैल्यू भर दीजिए। S1 कितना निकालना देखिए हम लोग 5T स्क्वायर, S2 कितना निकला है तो 25T माइनस 5T स्क्वायर और कितना हो जाएगा 100। ये 5T कट जाएगा 25T बराबर 100 या T बराबर 100/25। T बोलो कितनी जाएगी 4 सेकेंड। यानी देखिए कितने समय बाद मिलेंगे एक दूसरे से 4 सेकेंड के बाद। कहाँ मिलेंगे तो T की वैल्यू को आप चाहे इसमें भर दीजिए चाहे इसमें भर दीजिए, आप दूरी निकाल लेंगे। तो अब देखिए S1 बराबर 5T स्क्वायर तो 5T मतलब क्या 4 चौक को 16, 16 × 80 मीटर। अतः मेरे प्यारे बच्चों 4 सेकेंड के बाद चोटी से नीचे 80 मीटर की दूरी पर दोनों पत्थर मिलेंगे। एक बार सुनिए कितना वैल्यू आ गई इसकी 4 सेकेंड और S1 कितना आ गया 80 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों पत्थर हैं वह 4 सेकेंड के बाद चोटी से नीचे 80 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए बच्चों इसका 18वां न्यूमेरिकल
इसमें दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए, पहला पूछा है यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, फिर दूसरा पूछा है गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, और तीसरा पूछा है 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जब गेंद को ऊपर नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उस कंडीशन में इसका जो अंतिम वेग होता है क्या होता है यहाँ पर 0, और हमको u ज्ञात करना है किस वेग से ऊपर फेंकी गई, और g की जो वैल्यू है -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गई। बच्चों, गेंद को नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आने में लगा कुल समय 6 सेकंड दिया है। कुल समय 6 सेकंड, कुल समय 6 सेकंड। अतः नीचे से ऊपर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा 3 सेकंड। यहाँ देखिए, नीचे से ऊपर जाने में और पुनः ऊपर से नीचे आने में कुल समय कितना होता है 6 सेकंड। तो नीचे से ऊपर जाने में कितना लगेगा 3 सेकंड, और लौटने में 3 सेकंड, कुल कितना हो गया 6 सेकंड। अब हम निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ पे g किस में हो जाएगा माइनस में, और ये कितने में दे दिया 0। u हमको निकालना है -9.8 इंटू 3 सेकेंड। इसको 75 कर सकते हैं आप लोग, तो 9.8 इंटू 3 बराबर u, गुणा कर दी इसका, तो ये हो जाएगा 29.4 u। तो यू वैल्यू कितनी आ गई, यानी जो हमको पूछा था कि वह किस वेग से ऊपर जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वह ऊपर जाएगा। वह गेंद 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है। इसका जो बी पूछा है, यानी दूसरा जो पूछा है गेंद द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लोग गति के द्वितीय समीकरण h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। हमको h निकालना है, तो h बराबर u देखिए हम लोग निकाल चुके, इसके पहले हम लोग निकाले u 29.4 और t कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस हाफ जी की वैल्यू -9.8 और टी स्क्वायर मतलब क्या, तो 3 का वर्ग कितना कर दीजिए आप 9 हो जाएगा। अब ये गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 29.4 गुणे 3 आप करेंगे तो 88.2 प्लस हाफ, ये गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 88.2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -44.1। अब इसको लेस कर दीजिए तो हो जाएगा 44.1 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, तो एच की। देखिए गेंद द्वारा पहुंची अधिकतम जो ऊंचाई होगी वह होगी 44.1 मीटर। बच्चों इसका जो सी पूछा है कि 4 सेकेंड बाद गेंद की स्थिति। देखिए जो सी पूछा है कि 4 सेकेंड बाद उस गेंद की स्थिति, तो वह जो गेंद है वह 3 सेकेंड में अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है।
अब वह 3 सेकेंड में जब वह अपने अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो वहां से अब नीचे गिरना शुरू होगा। तो पूछा है कि 4 सेकेंड में उस गेंद की स्थिति। तो 3 सेकेंड तक हम तो निकाले, अधिकतम ऊंचाई पहुंच गया। अब वह 3 सेकेंड के बाद अब जब अधिकतम ऊंचाई पहुंच गया तो वहाँ से क्या आएगा, वो नीचे गिरना शुरू करेगा। तो नीचे गिरते समय 1 सेकेंड में हम लोग गेंद की स्थिति को निकालना है कि वह 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है। कहाँ से, ऊपर से नीचे आने में 1 सेकेंड में। तो निकल जाएगा 3 सेकेंड इधर से और 1 सेकेंड नीचे, 4 सेकेंड की स्थिति निकल जाएगी। 1 सेकेंड बाद गेंद की स्थिति, 1 सेकेंड बाद गेंद की स्थिति। इस कंडीशन में देखिए हमको क्या कह दिया, अब वो क्या है, अधिकतम ऊंचाई के बाद गेंद कहाँ आती है, ऊपर से नीचे। तो उस कंडीशन में जो u होता है क्या हो जाता है, 0 और t कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड। ठीक है, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड कर दीजिए यहाँ पे। अब निकालिए तो 1 सेकेंड बाद गेंद की स्थिति, तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h हमको निकालना है, u 0 हो गया, हाफ g की वैल्यू 9.8 और t मतलब क्या, तो 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यानी वह गेंद जो है 1 सेकेंड के बाद ऊपर से नीचे कितनी दूरी पर आएगा, 4.9 मीटर पे। मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉल है, जो बॉल 3 सेकेंड में अपनी अधिकतम ऊंचाई पहुंचती है, यानी बॉल यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब वो 3 सेकेंड में अपने अधिकतम ऊंचाई, यानी हम लोग निकाले थे कितना आया था अधिकतम ऊंचाई, तो 44.1 मीटर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉल जो है वह 3 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई पहुंच गई। अब वहां से वह क्या करेगी, अब ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो पूछा है कि 4 सेकेंड बाद उस गेंद की स्थिति क्या है। 4 सेकेंड बाद उस गेंद की स्थिति क्या है, तो 3 सेकेंड तो उसको जाने में लग गया। अब वहां से वह 4 सेकेंड मतलब क्या हो गया, तो 3 + 1, तो 1 मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड वह नीचे आएगा। तो मान लीजिए 1 सेकेंड नीचे आने में उस कितना दूरी ऊपर से नीचे आने में लग गया, तो कितना 4 मान लीजिए वह ए पर था, अब बी पर आ गया कितना, तो 4.9 मीटर। वह गेंद जो है वह नीचे 4.9 मीटर नीचे की ओर आएगा। और ऊपर नीचे से उसकी स्थिति क्या है, तो आप घटा सकते हैं, 44.1 माइनस 4.9 कर देंगे तो यह हो जाएगा 39.2 मीटर। यानी नीचे से उसकी स्थिति क्या है उस बॉल की, 39.2 मीटर, और ऊपर से क्या है 4.9 मीटर। यानी कि 4 सेकेंड बाद उस गेंद की स्थिति क्या है। प्रश्न था 4 सेकेंड बाद उस गेंद की स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे, 4 सेकेंड बाद गेंद जो है वह ऊपर से और नीचे 4.9 मीटर की दूरी पर रहेगा। या यह भी कह सकते हैं कि नीचे से जो ऊपर की दूरी होगी उसकी बॉल की, वह कितनी होगी, 39.2 मीटर। अब देखिए बच्चों, इसका जो 19वां न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ है किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। ये आपको पढ़ा भी दिया गया है कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। कहाँ लगता है, उस वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। एक बार सुनेंगे, प्रश्न क्या है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है।
तो कह देंगे कि उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। अगर कोई वस्तु है और वह द्रव में डुबोई गई है तो उस वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। ये रहा आपका 19वां न्यूमेरिकल। अब देखिए इसका 20वां न्यूमेरिकल। इसमें दिया हुआ है पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो 20वां दिया है, 20वां वो कह रहा है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो अगर मान लीजिए हम किसी प्लास्टिक के गुटके को अगर हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर क्यों आ जाती है। इसका कारण क्या है। तो कह देंगे कि जो उत्प्लावन बल का मान है वह इस प्लास्टिक का जो गुटका है उसके भार से अधिक है। उत्प्लावन बल का मान प्लास्टिक के गुटके के भार से क्या है, अधिक है। जब उत्प्लावन बल का मान अधिक है और ये हमेशा ऊपर की ओर लगता है तो इनको क्या करेगा, ऊपर कर देगा, क्योंकि उत्प्लावन बल का जो मान है प्लास्टिक के गुटके के भार से क्या है, अधिक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि उत्प्लावन बल का मान क्या है, प्लास्टिक के गुटके के भार से क्या है, अधिक है। अतः जो प्लास्टिक का गुटका है वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। इसमें यह भी प्रश्न है कि उत्प्लावन बल का मान अधिक क्यों हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान अधिक क्यों आ जाता है, अधिक क्यों होता है। इसका कारण यह है कि जो प्लास्टिक के गुटके का घनत्व है, यानी प्लास्टिक के गुटके का जो घनत्व है वह पानी के घनत्व से क्या है, कम है। मैं आपको दो चीज़ बता दिया। एक, जब हम पानी में प्लास्टिक के गुटके को डालते हैं तो उत्प्लावन बल का मान अधिक होने के कारण यह पानी की सतह पर आ जाती है। दूसरा, उत्प्लावन बल का मान अधिक क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक के गुटके का जो घनत्व है वह पानी के घनत्व से क्या है, कम है, ठीक है। इस कारण ये जो है प्लास्टिक का गुटका जो है वह पानी के सतह पर आ जाती है। देखिए बच्चों, इसका 21वां न्यूमेरिकल। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेमी क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हमको दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि पदार्थ का द्रव्यमान आपको दे दिया है 50 ग्राम और पदार्थ का आयतन भी दे दिया है। पदार्थ का आयतन आपको दे दिया 20 सेमी क्यूब और पानी का घनत्व दे दिया है, पानी का घनत्व दिया है 1 ग्राम सेमी क्यूब -3 कर दीजिए प्रति सेमी क्यूब, इतना आपको दिया गया है। तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो पूछा है कि जो पदार्थ है वह तैरेगा या डूबेगा, तैरेगा या डूबेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पदार्थ कब तैरेगा और कब डूबेगा। यदि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वह डूबेगा, ठीक है। और यदि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वह क्या करेगा, तैरेगा। दो चीज़ हो गया। एक, डूबेगा कब, जब पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वह डूब जाएगा। और जब पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से
कम होगा तो वह क्या करेगा, तैरेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि पदार्थ का घनत्व कितना आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ करेंगे पदार्थ का घनत्व, हम ज्ञात करेंगे घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मान देखिए कितना दिया, 50 ग्राम, और आयतन कितना दिया, 20। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.5 ग्राम सेमी माइनस 3 आ जाएगा, किसका, पदार्थ का घनत्व। अब देखिए पानी का घनत्व क्या दे दिया, पानी का घनत्व आपको क्या दिया है, देखिए तो 1 ग्राम सेमी माइनस 3। अब मेरे प्यार देख के बताइए कि पदार्थ का घनत्व है और पानी की घनत्व, तो पदार्थ घनत्व क्या है, अधिक है, यानी पदार्थ का घनत्व जो है वह क्या है, पानी, तो पानी का घनत्व से क्या है, अधिक है। अब बताइए जब पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो क्या करेगा, तैरेगा कि डूबेगा, तो वह क्या करेगा, डूबेगा। क्या करेगा, वो डूबेगा। अब देखो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, यानी जो इसका 22वां न्यूमेरिकल है। 500 ग्राम के एक मुहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेमी क्यूब है। यानी आपको दे दिया है मुहरबंद पैकेट का द्रव्यमान, मुहरबंद पैकेट का द्रव्यमान आपको दे दिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम, और इसका आयतन दे दिया है 350 सेमी क्यूब, और इसका आयतन जो दे दिया है, आयतन 350 सेमी क्यूब। पैकेट इतने घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, और पानी का घनत्व दे दिया है, पानी का घनत्व आपको दे दिया है 1 ग्राम सेमी माइनस 3, 1 ग्राम। तो पूछा है कि पानी में तैरेगा या डूबेगा, और पुनः पूछा है इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं इस मोहरबंद पैकेट का घनत्व क्या है। तो घनत्व अगर हम निकालेंगे और ये देखेंगे पानी के घनत्व से कम आता है कि अधिक, उस पर अगर अधिक आता है तो क्या होगा, वह पानी में डूब जाएगा, और पानी के घनत्व से कम आता है तो वह तैरेगा। तो हम पहले निकालेंगे मोहरबंद पैकेट का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए द्रव्यमान कितना दिया इसका, 500, और आयतन 350। तो ये लगभग आएगा, इसको इसको सॉल्व करेंगे 1.42 ग्राम सेमी माइनस 3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पैकेट का घनत्व है और पानी का घनत्व क्या दे दिया आपको, पानी का घनत्व आपको दिया है 1 ग्राम सेमी माइनस 3। तो आप सोच के बताइए, तो पैकेट का जो घनत्व है वह पानी घनत्व क्या है, अधिक है, यानी पैकेट का घनत्व अधिक है पानी का घनत्व से। अब बोलिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई वस्तु अगर है और उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक आता है तो वस्तु क्या होगी, डूबेगी। क्या करेगी, वो डूबेगी। तो मोहरबंद पैकेट क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। अब देखो बच्चों, अब इसका जो पूछा है कि इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए हम लोग उसको निकालते हैं। देखिए और हम लोग निकालते हैं, पूछा है कि इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान।
तो पानी का द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे कि जल का घनत्व बराबर जल का द्रव्यमान बटे जल का आयतन। जल का आयतन, तो इसका घनत्व कितना दे दिया? 1 ग्राम सेमी माइनस 3। तो जल का द्रव्यमान हमको जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जल का द्रव्यमान, जल का आयतन क्या होता है? पैकेट द्वारा विस्थापित जल का जो आयतन है वह पैकेट द्वारा विस्थापित जल का आयतन जो है उस पैकेट के आयतन के क्या होता है? बराबर होता है। एक बार सुनेंगे, पैकेट द्वारा विस्थापित जल का आयतन बराबर पैकेट का आयतन। अपने आयतन के बराबर ही वह जल क्या करता है? विस्थापित करता है। तो जो जल का आयतन होगा वह उस पैकेट के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो कितना इसका आयतन है? 350 सेमी क्यूब। तो हमको क्या निकालना है? पानी का यानी जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान बराबर, गुणा कर दीजिए, 1 ग्राम सेमी माइनस 3 इंटू 350 सेमी क्यूब, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? 350 ग्राम। यानी जल का जो द्रव्यमान है वो कितना आएगा? 350